नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजू दृष्टि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी अधिगम अक्षमताओं के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं। तो अधिगम अक्षमताएं क्या? अधिगम संबंधित कठिनाई यानी सीखने से संबंधित कठिनाई, चाहे वो किससे संबंधित हो सकती है? श्रवण यानी कि सुनने से, दृष्टि यानी देखने से, स्वास्थ्य या वाक। वाक मीन्स क्या होता है दोस्तों? चलना, चलन प्रकार से भी संबंधित हो सकती है, चलना। एवं संवेग यानी कि इमोशंस आदि से संबंधित अस्थायी, यानी ये स्थायी नहीं होती। ये कैसी समस्याएं होती हैं? अस्थायी होती हैं, यानी इनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा भी सही किया जा सकता है। और कुछ अक्षमताएं ऐसी भी होती हैं जो निरंतर प्रयासों के द्वारा भी समाप्त की जा सकती हैं। समस्याओं का समाधान होते ही अधिगम संबंधित वह कठिनाई क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अक्षमताएं आप लोगों ने समझ ली क्या होती है। मतलब किसी भी चीज को सीखने में बालक को जब कठिनाई का महसूस होता है तो वो क्या कहलाती हैं? अक्षमताएं कहलाती हैं, यानी उसमें वो बालक क्या है? सक्षम नहीं है। तो ये कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं, यानी इनको ठीक किया जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली अक्षमता की। सबसे पहली जो अधिगम अक्षमता है वो क्या है दोस्तों? डिसलेक्सिया है। यानी एक प्रकार की क्या है? सीखने में कठिनाई, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी है। ये सभी किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है, इसलिए सभी में क्या है? लर्निंग डिफिकल्टी है, जो मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? पढ़ाई यानी पढ़ने से संबंधित। यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार से संबंधित है, विकार कह सकते हैं इसको हम लोग। क्या कर सकते हैं? पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, यानी बालक को पढ़ने में क्या होती है? परेशानी उत्पन्न होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। यह मानसिक स्थिति व्यक्ति की पढ़ने और शब्दों को पहचानने की क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, ये बालक के क्या करती है? जो बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको क्या होता है? शब्दों को पहचानने में परेशानी होती है। ठीक है, बालक को शब्दों को देखने में या उनको पहचानने में जब दिक्कत आती है तो बालक ठीक से पढ़ नहीं पाता, शब्द क्या लिखा हुआ है, तो उसको क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये है डिसलेक्सिया। ठीक है, अगला है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की सीखने में कठिनाई, यानी कि ये भी एक क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है, जो मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? लिखाई पर असर डालती है। किस पर असर डालती है? लिखाई पर। यानी ये किससे संबंधित है? डिसग्राफिया ये है लिखने से संबंधित, है ना? लिखने से संबंधित, यानी बालक को जब लिखने में कोई परेशानी आती है तो क्या होता है? डिसग्राफिया होता है। यानी आपने बोला डॉग और बालक डॉग को डॉग ना लिख करके क्या लिखता है? डी की जगह बना देगा BOG, बॉग। या इस प्रकार से लिख सकता है जैसे उसको डॉग लिखना है लेकिन डॉग को ऐसे ऐसे कप पे हाथों से ऐसे लिख रहा है ना? उसको अच्छे से जो लेटर्स होते हैं वो उसको नहीं बना पा रहा। तो इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं, लिखने से संबंधित। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार की सीखने में कठिनाई यानी लर्निंग डिसऑर्डर है, जो गणित और संख्याओं को समझने, सीखने और उपयोग करने में समस्या उत्पन्न करती है। इसको हम लोग क्या गणितीय विकलांगता भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या जाना जाता है? गणितीय विकलांगता। डिसकैलकुलिया वाले व्यक्ति को गणितीय संकल्पनाओं, संख्याओं और गणना में परेशानी होती है। यानी कि हम सीधे भाषा में समझ सकते हैं कि डिसकैलकुलिया क्या होता है दोस्तों? जब किसी बालक को गणित में यानी कि मैथ में जब कोई परेशानी आती है, मैथ से संबंधित कोई दिक्कत आती है, बालक जो होता है संख्याओं को अच्छे से नहीं समझ पाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है या कैलकुलेशन को ढंग से नहीं सीख पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें कौन सा डिसऑर्डर है? डिसकैलकुलिया का डिसऑर्डर है। ठीक है, डिस्फेजिया। अगला आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? एक प्रकार की भाषाई विकृति है, भाषाई विकृति। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को बोलने, शब्दों का सही उपयोग करने में कठिनाई पैदा करती है। यानी कि जब बालक या कोई व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता है ना, उसका जो उच्चारण होता है वो सही से नहीं हो पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। यह भाषाई विकृति होती है जिसमें बालक जो होता है शब्दों का सही उपयोग नहीं कर पाता और उसको जब बोलने में क्या होती है? कठिनाई महसूस होती है। यह मस्तिष्क में उस हिस्से के प्रभावित होने के कारण होता है जो भाषा से संबंधित होता है। डिस्फेजिया वाले व्यक्ति को वाक्यों को समझने, बोलने या सही शब्दों का चुनाव करने में मुश्किल होती है। यानी कि बालक क्या करता है? उसको बोलना कुछ चाह रहा है लेकिन उस समय वो सही से
उन चीजों को नहीं बोल पाता है, ठीक है, यानी कि उसको सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाता है, कुछ कहना चाहता है और कुछ और कह जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। डैस्प्रेक्सिया, डैस्प्रेक्सिया क्या होता है दोस्तों, एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, ठीक है, जो मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल है ना, जो भी होती है बालक जो मतलब चीजों को उठाना, रखना और पेन पकड़ना, लिखना, इन सभी ये क्या होती है, मोटर स्किल्स होती हैं बच्चे के। तो जो मोटर स्किल्स या मोटर कौशल समन्वय यानी कि उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में समस्या उत्पन्न करती है। बालक को अगर पेन पकड़ा रहे हो आप तो ठीक से नहीं पकड़ पाता है ना। जैसे ऐसा समझ सकते हैं, आपने कोई बालक की तरफ आपने कोई बॉल फेंकी है ना, तो बच्चा क्या करता है कि बॉल की तरफ देख रहा है लेकिन हाथ कहीं और ले जा रहा है उसको पकड़ने के लिए। या ऐसा होता है कि आप बालक को गिलास पकड़ा रहा है पानी का, तो वो ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ रहा है, छोड़ दे रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन ना हो पाना, यानी मोटर स्किल्स के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। और इसे मूल कौशल विकार भी कहा जाता है, मूल कौशल विकार के नाम से भी जाना जाता है। डिस्प्रेक्सिया वाले व्यक्ति के लिए वस्तुओं को पकड़ने, चलने, लिखने या यहाँ तक कि साधारण दैनिक कार्यों जैसे दांत ब्रश करना या कपड़े पहनना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी कि बालक क्या करता है, अगर शर्ट में बटन्स लगाने उसको, तो बटन कहीं पकड़ रहा होगा, काज उसमें कहीं पर भी डाल रहा होगा, है ना, तो उसको ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। यानी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, अपने जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, उनके बीच में जो उसका कोऑर्डिनेशन होता है वो एकदम खराब होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन उसके बीच में ठीक से नहीं बनता है। डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया क्या होता है कि एक प्रकार की सीखने में कठिनाई यानी लर्निंग डिसऑर्डर है, जो विशेष रूप से वर्तनी यानी स्पेलिंग से संबंधित होता है और लिखाई से संबंधित होता है ना। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को, क्या आपने बोला एलिफेंट लिखो तो क्या करेंगे, ALIFANT एलिफेंट, है ना। स्कूल लिखो तो क्या लिखते हैं, SKOOL स्कूल। तो इस प्रकार का मतलब कि ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें बालक को क्या होता है कि स्पेलिंग्स में मिस्टेक बहुत ज्यादा करता है, लिखने में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं बालक से बहुत ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्थोग्राफिया, ठीक है। और इस वर्तनी को सही करने और सही अक्षरों को चयन करने में परेशानी होती है बालक को इसमें। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, ये दोस्तों सीटेट में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। पहले इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आजकल जो सीटेट के पेपर में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या एक दो और भी हैं, उनसे रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इनको भी सम्मिलित किया है। तो क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को सुनने और सुनने के बाद मिली जानकारी को समझने और प्रोसेस करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सही तरीके से आवाज़ों, शब्दों और ध्वनियों को पहचानने या उनका अर्थ समझने में कठिनाई महसूस करता है। क्या होता है कि मतलब जब किसी बालक को कुछ बताया जाता है ना, उसने सुना कुछ और है लेकिन वो उसको कुछ और समझता है। बालक को कोई भी चीजें जो उसको कहा जा रहा है तो वो शब्दों को तो कुछ सुनता है, लेकिन शब्दों को सुनने के बाद वो उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है ना, या उसको समझने में कठिनाई होती है कि उसने सुन लिया लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि कहा क्या गया है ना। यानी आवाजों, शब्दों और ध्वनियों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की क्या होती है अक्षमता को कहते हैं हम लोग ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला आ जाता है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये परसेप्शन से रिलेटेड है। देखिए, एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को देखी हुई जानकारी को सही तरीके से समझने और उसकी व्याख्या करने में कठिनाई होती है। यानी कि बालक को कुछ दिखाया गया है ना, बालक को आपने एक चित्र दिखा दिया या कोई भी ऐसी चीज दिखा दी और फिर उससे संबंधित आप बालक से पूछ रहे हैं कि आप बताइए बच्चे इसमें आपने क्या देखा, है ना। तो बच्चे ने देखा तो है, विजुअल परसेप्शन तो उसका है, लेकिन उसमें क्या है, डिसऑर्डर है कि यानी कि वो देखने के बाद भी चीजों को सही ढंग से बता नहीं पा रहा, सही ढंग से एलाबरेट नहीं कर पा रहा है ना। जब बच्चा ने जो चीजें देखी हुई हैं उनको भी ठीक ढंग से ना बता पाए तो उसको हम बोलते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी वस्तुएं, आकार, रंग, दूरी, गति और स्थान की पहचान करने या उन पर प्रतिक्रिया देने में समस्या हो सकती है, भले ही उसकी आंखों की दृष्टि सामान्य हो। यानी कि इसका जो होता है, यानी
इसमें आई साइट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यानी आई साइट अगर आप किसी बच्चे की ठीक भी है, 6/6 भी है, लेकिन फिर भी वो चीजों को सही ढंग से एलिब्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर है। ठीक है। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह है जिसमें व्यक्ति को उसके शरीर या वातावरण से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं, यानी सेंसरी जो इंफॉर्मेशन होती हैं, वातावरण से कौन सी हमको सेंसरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो हमको लगता है ना सर्दी लगने लगती है, तो ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर से ही तो हमको सेंसेशन होता है कि हाँ सर्दी है, ठंडा लग रहा है, गर्मी आ गई है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना। तो ये सभी क्या होती हैं, ऐसी संवेदनाएं को ठीक से प्रोसेस करने और प्रतिक्रिया देने में समस्या होती है। यानी बालक को सर्दी लग रही है लेकिन वो बता नहीं पाता है कि हाँ मुझे सर्दी लग रही। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, बोल लेता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता है कि मुझे ऐसा क्या आभास हो रहा है जो मैं बताऊं, है ना। बालक को कोई चीज गर्म आपने टच कराई, उससे पूछ रहे हो कैसा था, तो वो नहीं बता पा रहा है ना। ये जरूरी नहीं, ये किससे, देखिए अपनी आंखों से संबंधित हो सकता है, कानों से संबंधित हो सकता है, त्वचा, स्वाद और गंध से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को सही तरीके से समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यानी स्वाद भी आप उसको खट्टा मीठा कुछ भी आपने खिला दिया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि बताओ कैसा स्वाद था इसका, तो उसको परेशानी होती है, वो सही ढंग से नहीं बता पाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग आप समझ रहे हैं, इसके नाम में ही लिखा हुआ ऑर्गेनाइज, है ना। ऑर्गेनाइज यानी एक प्रकार की सीखने में कठिनाई होती है जिसमें व्यक्ति को जानकारी को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज करने, उसे प्राथमिकता देने और उसे एक तार्किक और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। यानी कि आपने बच्चे को कोई भी चीजें बताई हैं, है ना, आप उसके बाद उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर पूछ रहे हैं तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में नहीं बता पा रहा है, यानी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है कि पहले हमको क्या करना है। अगर जैसे चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, पहले आपको गैस जलानी है, फिर बर्तन लेना है, उसमें पानी डालना है, फिर उसके बाद उस चाय पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, तो ये एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस हो गया, है ना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बच्चा जो होगा उसको अपनी चीजों को बता भी दिया है, वो सब चीज समझता है, लेकिन जब वो बताएगा तो क्या बताएगा, पहले चाय पत्ती डालेंगे, फिर गैस जलाएंगे, फिर पानी रखेंगे, फिर बर्तन लेंगे, तो यानी कि वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, यानी चीजों को व्यवस्थित तरीके से नहीं बताएगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं उसको बालक से चाय का ही पूछना है, ये किसी से भी संबंधित हो सकता है, उसके विषय वस्तु से भी, पाठ्यक्रम से भी संबंधित हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों जो भी था लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित सारी चीजों के बारे में जाना, और बहुत जल्दी इसके एक और नई वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं जो सीटेट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लेकर के आएंगे। उस वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।